डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। रिजर्वेशन सैनिक स्कूल में दिया जाता है लिस्ट ए और लिस्ट बी करके, यानी कि लिस्ट ए में 67% सीटें होती हैं होम स्टेट के लिए और 33% सीटें होती हैं वो अदर स्टेट के लिए होती हैं। इन रिजर्वेशन के अंतर्गत सब कैटेगरीज भी आती हैं, जैसे आपका एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, डिफेंस हो गया, ये सारी कैटेगरीज भी इन रिजर्वेशन के अंदर आती हैं। तो रिजर्वेशन का पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे रिजर्वेशन मिलता है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें इस वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा रिजर्वेशन से रिलेटेड। वैसे प्रोस्पेक्टस मैंने पूरा पढ़ा, हर एक चीज को आपको डिटेल से समझाते हुए चलता हूं, जितने भी तरह की रिजर्वेशन है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि रिजर्वेशन जो सैनिक स्कूल में दिया जाता है, जो भी सैनिक स्कूल में आरक्षण दिया जाता है, वो दो कैटेगरी में दिया जाता है। मतलब एक तो स्टेट वालों बच्चे के लिए सीट्स होती हैं और मतलब होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं आंध्र प्रदेश का अगर हूं और मैं किसी आंध्र प्रदेश के स्कूल में के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं एज ए होम स्टेट कैंडिडेट ट्रीट किया जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यूपी का होकर के आंध्र प्रदेश के स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं अदर स्टेट में गिना जाऊंगा। तो होम स्टेट के लिए, यानी कि जिस स्कूल में, जिस भी स्टेट में वो सैनिक स्कूल लोकेटेड है, वहां के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। कितनी सीटें आरक्षित होती हैं आप देखो यहां से, वहां के बच्चों के लिए 67% सीटें जो है वो आरक्षित होती हैं होम स्टेट कैटेगरीज के लिए। अब ये चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरीज हो, सिंप्लिसिटी के लिए मैं स्टेट को ही लेकर के बात करूंगा। आप समझ जाइएगा कि अगर आपका यूटी है तो उस हिसाब से वहां भी सीटें रिजर्व्ड होंगी उस यूटी के लिए या फिर उस स्टेट के लिए, ठीक है। तो होम स्टेट के बच्चों के लिए 67% की सीटें जो है आरक्षित होती हैं होम स्टेट के बच्चों के लिए, और अदर स्टेट के बच्चों के लिए वो होती है 33%। अब इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो 67 है और ये जो 33 है, ये रिजर्व्ड ही है। जैसे कि हमारे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी को अगर हम ट्रीट करें, तो कोई बच्चे एससी का अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो जनरल में ट्रीट हो जाता है, मतलब एससी की एक भी सीट नहीं जाती है और जनरल में बच्चा ट्रीट कर लिया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर कोई बच्चा इसमें एलिजिबल, मतलब कोई अदर स्टेट का बच्चा ऐसा है, या फिर होम स्टेट का एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा होम स्टेट का ऐसा है जिसके नंबर ज्यादा आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो अदर स्टेट की सीट खा जाएगा ना। इसमें ये दोनों जगह रिजर्व है, इधर से भी रिजर्व है, इधर से भी रिजर्व है। मतलब अदर स्टेट में 33 बच्चे आएंगे ही आएंगे। 33 मतलब अगर 100 सीटें टोटल मैं मानता हूं, तो क्योंकि ये परसेंटेज की बात हो रही है तो टोटल मैं मान के चलता हूं कि 100 सीटें हैं, आसानी होगी कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अगर अदर स्टेट के 33 बच्चे आ गए तो बस उतने ही 33 और 67 बच्चे वो होम स्टेट के रहेंगे ही रहेंगे। ये दोनों तरह से रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन ये दोनों है, ठीक है। अब इसके अंदर जो रिजर्वेशन होगा, इसके अंदर इसको इन्होंने कहा है लिस्ट ए, इसको हमने कहा लिस्ट ए और इसको हमने कहा लिस्ट बी। दो तरह की लिस्ट हमने बना दी जी, ठीक है। इसके अंदर अब फिर रिजर्वेशन किस तरीके से होगा, वही जो हमारा नेशनल रिजर्वेशन है, यानी कि ओबीसी का है आपका 27%, उसके बाद एससी का जो है वो है 15% और एसटी का जो है वो है 7.5%। तो ये इस तरह से रिजर्वेशन होगा। होम स्टेट के बच्चे, यानी कि होम स्टेट का ओबीसी, होम स्टेट का एससी, होम स्टेट का एसटी, इसी तरह से यहां पे भी ओबीसी का आपका हो गया 27% का रिजर्वेशन और एससी का हो गया 15% का रिजर्वेशन और एसटी के लिए हो गया आपका 7.5% का रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये होम स्टेट वाइज रिजर्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, देखो जैसे ये सारे रिजर्वेशन काउंट करने के बाद आपका एसटी का हो गया 7.5%, एससी का हो गया 15%, ओबीसी का हो गया 27%। अगर मैं 100 सीटें मान रहा हूं तो एससी का 7.5% का मतलब हो गया, एससी का 15% का मतलब हो गया 10, एसटी का 7.5% का मतलब हो गया 5, ओबीसी का 18। सबको अगर हटा दिया जाए, 100 में से घटा दिया जाए, तो आपका बैलेंस जो सीट बचेगा, 100 में से नहीं 67 में से, क्योंकि लिस्ट ए में आपके पास 67 सीटें हैं, लिस्ट बी में आपके पास 33 सीटें हैं, तो 67 में से अगर ये सारे तीनों कैटेगरीज के सीट्स अगर हम घटा दें तो हमारे पास 34 सीट्स बचती हैं। और जो बैलेंस सीट्स हैं, मतलब इन तीनों कैटेगरी का हटाने के बाद जो बैलेंस सीट्स बचती हैं, जो रिमेनिंग सीट्स हैं, उनका 25% यानी कि 1/4 भाग वो डिफेंस वालों के लिए रिजर्व है। सो आप देखो यहाँ पे
डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए 1/4% सीट यानी कि 25% सीट, पूरे का 25 नहीं, इसका 25% अगर आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। इसमें से क्या है 67 में से ये तीनों चीजें निकाल दी जाएंगी, जितना बचेगा उसका जो है 25% यानी लगभग 9 सीटें ये हो गई। अब जब आप सबको जोड़ेंगे, इन चारों को जोड़ेंगे, तो उन सबको 67 में से घटाएंगे, जो सीटें बचेंगी वो जनरल के लिए हो गई, वो सीटें जनरल के लिए हो गई। अब आपको पता है कि ये जो सीटें हैं ये रिजर्व नहीं होती हैं। जनरल कहने का मतलब ये जनरल है, ओपन सीटें हैं, मतलब इस सीट को एससी वाला बच्चा भी खा सकता है, इसको ले सकता है ना। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो वो इसमें से भी एक सीट खाया जाएगा। मान लो कि एससी के 2 बच्चे यहां पे आ गए, ओबीसी के मान लो कि 4 बच्चे, आप सपोज करो कि ओबीसी के 4 बच्चे यहां पे आ गए, तो 4 और 2 6, यानी कि 6 सीटें ये यहां से भी उड़ा ले गए, यानी कि 19 सीटें आपका यहां पे बचता है जनरल के लिए। तो अगर यहां के बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ये भी सीटें ले सकते हैं। और जैसे एससी का बच्चा 2 यहां आया है, यानी इसका मतलब है कि एससी की सीटें कम हो गई? नहीं, एससी की सीटें जो 10 थी वो 10 हैं ही, यानी वो रिजर्व उनके लिए है ही, तो 10 और 2 मिलाकर के 12 एससी के बच्चे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरे यही है, यहां पे मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लिस्ट ए और लिस्ट बी जो है वो तो दोनों तरफ से रिजर्वेशन है, यानी कि 67 अगर होम स्टेट के हो गए तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। 33 जो वो जरूरी है कि वो किसके होंगे? अदर स्टेट के होंगे। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे देखा जाए तो ये बच्चा इस कैटेगरी में आ सकता है, यानी ये कैटेगरी ओपन कैटेगरी है, यहां पे कोई भी कॉम्पीट कर सकता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। सिमिलरली सब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ये लिस्ट बी में भी है, यानी कि अदर स्टूडेंट्स के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ये रिजर्वेशन इस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा। ठीक है, वही पैमाना है, वही जो है आपका परसेंटेज का रेशियो जो है सब कुछ वही मेंटेन्ड है। बैलेंस टोटल मिलाकर के जो है 33 सीट्स होंगी लास्ट में। अब आप देखो टोटल अगर सब कैटेगरी हम लोग देखा जाए तो कितनी सब कैटेगरीज हो जा रही हैं। देखिए ये ए बी सी डी ई, यानी कि 5 कैटेगरीज इधर हो गई टोटल मिलाकर के, और सिमिलरली 5 कैटेगरीज इधर भी हो जाएंगी, तो 5 + 5 मिलाकर के 10 कैटेगरी है। यानी इन 10 कैटेगरी में एक एक लड़की जरूर रहेगी, यानी इन 10 कैटेगरी में एक लड़की की सीट रिजर्व रहेगी। 10% ऑफ द गर्ल्स, हमने आपको बताया है कि 10% सीटें जो है वो लड़कियों के लिए आरक्षित है। मैं आपको दिखाता हूं, ये बाकायदे लिखा हुआ है, आप देखिए यहां पे रिजर्वेशन फॉर द गर्ल्स, ये 10% सीटें जो है ये लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि भाई अगर 10% सीटें 10 के बराबर नहीं होती हैं तो 10 सीटें दी जाएंगी। जैसे कि मान लो किसी सैनिक स्कूल में 80 जो है सीट्स हैं, तो उसका 10% हुआ 8, लेकिन 8 सीटें नहीं 10 सीटें रिजर्व हैं लड़कियों के लिए। या तो 10 सीटें या तो 10%, जो ज्यादा होगा। जैसे अगर 110 सीटें हैं तो 10% का मतलब 11 हो गया, तो 11 सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं। मतलब 10 से कम तो नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है लड़कियों के लिए रिजर्वेशन जो है। ठीक है, ये आप देखिए लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 1 सीट पर कैटेगरी विल बी अलॉटेड इन गर्ल्स एडमिशन, यानी कि 1 सीट हर एक कैटेगरी में तो होगी ही होगी, और ये रेशियो भी मेंटेन किया जाएगा 67 और 33% वाला। तो ये चीजें हो गई। और बाकी अगर आप मान लीजिए कोई सीट वैकेंट चल जाती है, अभी तो बहुत सी सब्सिक्वेंट राउंड्स हो रहे हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें करने के बाद भी कुछ सीटें वैकेंट रह जाती हैं तो उनको किस तरीके से फिल किया जाएगा, बाकायदे अच्छे से डिटेल इन्होंने प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं, एक एक करके समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये काफी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा डॉक्यूमेंट है, तो मैं आपको सरल भाषा में सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए या फिर सैनिक स्कूल के लिए आपका बच्चा तैयारी कर रहा है तो कंसीडर कीजिए ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना। उसमें बहुत सारे बैचेस हम लोग चला रहे हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, दोनों के लिए बैचेस चल रहे हैं, ऑनलाइन बैचेस हैं, बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगी। एंड आपको मैं एश्योर करता हूँ कि सारे सिलेबस वगैरह सब कुछ हम कंप्लीट करा के आपके बच्चों को इस लेवल पे पहुंचा देंगे कि वो इस स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम को निकालने की काबिलियत रखेंगे और निकाल के ही दम लेंगे। सैनिक अल्फा जो है हमारा, सैनिक अल्फा बैच जो है वो सैनिक स्कूल की तैयारी करवाता है 2024 के लिए, और ये जो है नवोदय अल्फा बैच है हमारा, ये 2024 के नवोदय की तैयारी करवाता है। 2023 के लिए अर्जुन बैच है। तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं 6260388361 पे, किसी भी बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन बैचेस में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर्स हाई क्वालिटी के मिलेंगे, एक्सरसाइज नोट्स मिलेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, चैप्टर के टेस्ट होगा, टेलीग्राम ग्रुप आपको बाकायदा अलॉट किया जाएगा जिसमें बच्चे डिस्कशन कर पाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इस ऑनलाइन बैच में अवेलेबल है। इंडिया का सबसे किफ़ायती एंड क्वालिटी वाइज सबसे बेस्ट बैच है। तो आप देखो 2500 के अंदर 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ ये पूरा का पूरा बैच है आपका। तो नाम मात्र की फी में हम लोग तैयारी करवा रहे हैं।
तो आप जरूर से कांटेक्ट हमें करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी मैं समझाता हूं कि अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं तो वो कैसे भरी जाएंगी स्टेप वाइज मैनर में। आप देखिए यहाँ से एक एक चीज़ समझाते हुए चलता हूं। देखो सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई आप जो है सैनिक स्कूल की वेबसाइट चेक करते रहिए, मैट्रिक्स बदलते रहते हैं तो ठीक है, वो बात सही है, चेक करते रहेंगे, वो मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। यहाँ पे एक चीज ओबीसी के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि ओबीसी का 2 सर्टिफिकेट बनता है। आपको पता है एक स्टेट लिस्ट होती है और एक लिस्ट होती है सेंट्रल लिस्ट होती है ओबीसी के लिए। तो जो कैंडिडेट सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं सिर्फ वही ओबीसी को चुन सकते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ओबीसी का सर्टिफिकेट बना के देती है, अगर आपके पास ये है तो ही आप ओबीसी एनसीएल में चूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है, अगर आपके पास मान लो स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ओबीसी चुनते हैं तो आपको ओबीसी नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपकी जो सीट है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको चुनना है आपको। ओबीसी अगर आपके पास सेंट्रल सर्टिफिकेट है, सेंट्रल लिस्ट की ओबीसी लिस्ट में आप आते हैं, तभी जाकर के आपका जो कास्ट है, आपकी जो जाति है, वो अगर सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी लिस्ट में आती है तब जाकर के आप भर सकते हैं ओबीसी में फॉर्म, नहीं तो आपको जनरल की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगर सीटें खाली चली जाती हैं तो कैसे भरी जाएंगी। वो देखो, अगर अदर डेफिशिएंसीज इन अदर स्टेट्स यूटी रिजर्व कैटेगरी शैल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स फ्रॉम द होम स्टेट, यानी अगर अदर स्टेट में कोई डेफिशिएंसी रह जाती है, कोई सीट खाली हो गई, तो उसी कैटेगरी के होम स्टेट के बच्चे द्वारा वो सीट भरी जाएगी, ये कह रहा है इसमें। ठीक है, और अदर स्टेट के जनरल कैटेगरी अगर सीट खाली जाती है तो होम स्टेट के जनरल लिस्ट से उसको भरा जाएगा, यानी कि लिस्ट ए जो है वो जनरल लिस्ट से भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से अगर ये कह रहा है कि अगर डिफेंस कैटेगरी में, ये तो हमने कह दिया कि एससी एसटी ओबीसी की बात हमने कर ली, ये जनरल की बात कर ली, और ये डिफेंस कैटेगरी का कह रहा है कि अगर डिफेंस कैटेगरी का कोई सीट खाली होता है तो सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा कोस्ट गार्ड और असम राइफल्स के बच्चों को। अगर इन पर्सनल के बच्चे हैं तो उनको कंसीडर किया जाएगा, नहीं तो फिर अगले स्टेप पे बढ़ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत सही पॉइंट है। नेक्स्ट जो है, अगर जो है कहीं भी असम राइफल्स एंड कोस्ट गार्ड के बच्चे नहीं अवेलेबल हैं तो जो है तो जो है सीट कंसीडर किया जाएगा वो होम स्टेट के डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ये अभी तक बात चल रही है अदर स्टेट की सीट अगर खाली है तो। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है, अगर अदर स्टेट वाला कोटा खाली है तो उसको भरा जाएगा होम स्टेट के कोटा से। अगर एससी का सीट खाली है तो एससी से भरा जाएगा, एसटी का सीट खाली है तो एसटी से भरा जाएगा, ओबीसी का खाली है तो ओबीसी से भरा जाएगा, लेकिन और जनरल खाली है तो जनरल का। लेकिन अगर डिफेंस का खाली है तो डिफेंस के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि कोस्ट गार्ड या फिर असम राइफल्स के बच्चे हैं, उनको कंसीडर किया जाएगा। अगर वो बच्चे नहीं मिलते हैं तब जाकर के डिफेंस के होम स्टेट वाले बच्चों के लिए वो सीट अलॉट की जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं। बाकी देखिए आप कि ये डिफेंस, अब हम बात करते हैं होम स्टेट की। अब बात कर लेते हैं कि अगर होम स्टेट में सीटें खाली रहती हैं तो ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद की बात है, यानी कि काउंसलिंग के बाद भी अगर ये, वैसे रेयर केस है, बहुत रेयर केस है, सीटें खाली नहीं बचेंगी, लेकिन इन केस अगर खाली रह जाती हैं तब की ये बात कर रहे हैं कि अगर जो है होम स्टेट में डिफेंस कैटेगरी में सीटें खाली रहती हैं तो होम स्टेट के जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा, ये दिया हुआ है। और बाकी फिर रिजर्व कैटेगरी जो भी सीटें खाली रहेंगी वो रिजर्व कैटेगरी से ही भरा जाएगा। ये होम स्टेट की बात होने लगी। अब अभी तक हम लोग अदर स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि डेफिशिएंसी इन कैटेगरीज ऑफ गर्ल कैंडिडेट शैल बी फिल्ड बाय बॉय कैंडिडेट इन द करेस्पॉन्डिंग कैटेगरी। अगर गर्ल की कोई सीट खाली रह जाती है, यानी किसी गर्ल का एडमिशन नहीं हुआ, तो उस सीट को बॉय द्वारा भरा जाएगा। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, बाकी अब ये सारी चीजें होने के बाद भाई मान लीजिए फिर सीटें खाली रह जाती हैं, एक आध सीट मान लीजिए खाली रह गया, ये सब कुछ होने के बाद तो ये कह रहा है कि एक वेटिंग लिस्ट रहेगी, जिस वेटिंग लिस्ट से उस सीट को फिल किया जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा अनफिट हो जाता है तो एडमिशन उसका होगा नहीं, मतलब सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं होगा, पर्टिकुलर मतलब फाइनल एडमिशन नहीं होगा, तो एडमिशन नहीं हुआ अगर उसका, तो क्या होगा, यहां पे अगर एडमिशन नहीं हुआ तो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट जो है वो उठाए जाएंगे और उन सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। अब जब वेटिंग लिस्ट की काउंसलिंग होगी ना, मतलब जब वेटिंग लिस्ट से बच्चों को लिया जाएगा और उस सीट के अगेंस्ट भरा जाएगा, उस सीट को फिल किया जाएगा, तब यहाँ पे क्या होगा कि सारे जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि होम स्टेट के भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट और अदर स्टेट के भी वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट, सबको एक में मिला दिया जाएगा। अब कोई इनकी कैटेगरी नहीं बचेगी, सबको एक में मिला दिया जाएगा। कोई होम स्टेट और अदर स्टेट का कोटा नहीं रहेगा, सबको एक में मिला दिया जाएगा। देखी जाएगी कि किसकी रैंकिंग हाईएस्ट है, उस कैटेगरी के अगेंस्ट उसको सीट दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज ये पूरे पैराग्राफ में इन्होंने यही कहा है कि भाई
सबको एक में मिला करके और वो सीट उसको दे दी जाएगी। एक चीज का ध्यान रखना है कि जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में है अदर सैनिक स्कूल में, वही सिर्फ एलिजिबल है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, मान लो कि मुझे कोई ऐसा स्कूल मिला है जो मुझे नहीं पसंद आ रहा है और कंफर्म सीट है, वेटिंग लिस्ट में नहीं है, कंफर्म सीट है, मैं चाहता हूं दूसरे सैनिक स्कूल के वेटिंग लिस्ट में मैं आ जाऊं, या फिर वेटिंग सीट जो है उसके अगेंस्ट मेरा एडमिशन हो जाए और मैंने अप्लाई कर दिया, तो भैया मेरे हाथ में जो ये है वो भी गया और अगला भी मुझे नहीं मिलेगा। मतलब वही सीट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, वही स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकता है जो कि वेटिंग लिस्ट में अदर जो है स्कूल में है, अदर स्कूल के वेटिंग लिस्ट में है। अगर वो कंफर्म सीट उसको मिली हुई है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता इस चीज में, इस पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है। उसके बाद से क्या कह रहा है कि वैकेंसी होनी चाहिए, भाई जाहिर सी बात है वैकेंसी होगी तभी तो अप्लाई करेगा। दूसरी बात ये है कि एक चीज यहाँ पे, हाँ एक चीज आप देखिए, एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो अदर स्टेट के लिए खाली है ना सीटें, इस चीज में आप देखिएगा ध्यान से। ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, देखो आपको मैंने बताया कि ये 33 सीट्स ये जो है अदर स्टेट के लिए है, ये बात सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए मैक्सिमम 25% का रिजर्वेशन रखा गया है एक स्टेट के लिए। कहने का मतलब मेरे ये है कि एक स्टेट से, किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट से 25% से ज्यादा बच्चे इस 33 सीट को फिल नहीं कर सकते हैं। अगर इस 33 का मैं 25% निकालूं तो 4/32 यानी कि 9, लगभग 9, ठीक है। 3 सीट्स, ये क्या कह रहा है कि 10 सीट्स इन द अदर स्टेट कर दीजिए। हाँ तो वही बात है कि 33 सीटें में जो है लगभग 9 सीटें, मैक्सिमम 9 सीटें जो है किसी, मतलब ये 33, अगर 100 सीट पे मैं बात कर रहा हूं तब की ये बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम 9 सीटें भरी जा सकती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से। जैसे कि मान लो मैं हरियाणा में फॉर्म भर रहा हूं, हरियाणा के स्कूल में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मेरे लिए यानी कि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए मैक्सिमम 9 सीटें ही हरियाणा के स्कूल में मिलेंगी और बाकी अदर स्टेट के बच्चों को दी जाएंगी। तो वही कहने का मतलब है कि एक स्टेट से मैक्सिमम 25% बच्चे ही जा सकते हैं। यानी कुल मिला के बात यह है कि होम स्टेट बच्चों को काफी फेवर किया जाता है इस रिजर्वेशन के इस स्कीम में, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको समझा ही दी। हाँ ये एक चीज और समझाना था कि अगर किसी भी स्कूल में कोई एससी का कैंडिडेट नहीं आया, कोई ओबीसी का कैंडिडेट नहीं आया, या फिर किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं आया, तो उसकी जो सीटें हैं उसको उसी रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एससी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, ठीक है, तो एससी का कैंडिडेट नहीं आया तो उसकी सीटों को इसमें डिवाइड कर दिया जाएगा, 7.5% के हिसाब से एसटी में डिवाइड कर दिया जाएगा, है ना। तो उस तरीके से ये चीजें हो जाएंगी। बाकी और कुछ तो खास बचा नहीं। बाकी अगर मैं न्यू सैनिक स्कूल की बात करूं तो न्यू सैनिक स्कूल में जो रिजर्वेशन है वो है ही नहीं। वही मैंने सीट मैट्रिक्स भी दिखाया था आपको कि न्यू सैनिक स्कूल में कोई भी रिजर्वेशन इस बार नहीं है, हो सकता है कि अगली बार हो जाए। तो जो भी पॉलिसीज चेंज होगी, आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल में हर इस तरह की जानकारी देते रहता हूँ सैनिक स्कूल से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, और हम लोग लगातार सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय के बच्चों की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, प्ले स्टोर से द्रोण स्कूल का ऐप जो है हमारा वो डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। किसी भी ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं आप हमें। बाकी जुड़े रहिए इस चैनल पे, लगातार मैं जानकारी आपको देते रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा सैनिक स्कूल से जो भी जानकारी आती है, काउंसलिंग का जो भी प्रोसेस चलता रहता है। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।